बोल रहा हूँ आप इस संदर्भ में समझो कि कितने नंबर का आना है आपका पेपर, और मैंने पढ़ा कितने में दिया था, सिर्फ 13 क्लास में पढ़ा दिया था। तो इसका ऐसा मतलब भी नहीं था कि मैंने हवाबाजी की थी, अच्छे से पढ़ा था अपन लोगों ने, ऐसा भी नहीं था कि। तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं इस दोनों का, जैसे अपन पढ़ेंगे 2 पेपर कवर करेंगे, एक पेपर 5 और दूसरा एक पेपर 6। इसमें आपका क्या है, हिंदी है, इसमें आपका रहेगा ऐसे, दोनों ही आपको हिंदी में लिखना है पहली बात, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों हिंदी में देना है। ये आपका कितने नंबर का रहेगा, 200, और ये आपका 100। टोटल मार्क्स होते हैं 300। अगर मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, टोटल मैक्सिमम जो आपकी क्लास लगेंगी वो कितनी लगेंगी, इन दोनों में 20 क्लास लगेंगी। क्लास सिर्फ 20 है बोले तो सिर्फ 1 महीना, टोटल अपन छुट्टियों को काउंट कर लें, और नंबर कितने आपके 300। ठीक है, जैसे आप सबने बोला 2 महीने हो गए पढ़ते हुए, 1.5 महीने। आपने अभी तक मेंस के सिलेबस का बमुश्किल 50 नंबर का कवर किया होगा, अगर अपन लॉजिक के हिसाब से जाएं, टेक्निकल चीजें समझें। लेकिन मैं आपका कितना कवर करवाऊंगा, 1 महीने में कितने नंबर कवर करवाऊंगा, 300। तो उस हिसाब से इस सब्जेक्ट का, इन पेपर का आप महत्व समझना, और उस हिसाब से आप इसका समय का वेटेज इन पेपर को देना। समझ में आया क्या है। इसका आपके सिलेबस में, आपके चयन में अल्ट्रा लेवल का, जैसे वो आईफोन आते हैं ना, आईफोन 17 प्रो मैक्स कौन सी सीरीज चलती है, तो आपके चयन में ये प्रो वाला जो सब्जेक्ट है वो ये दोनों हैं। ये दोनों आपके अच्छे हैं तो आपके अगर आगे के सब्जेक्ट कमजोरी में है तो भी चयन हो जाएगा आपका, और ये वीक है, शुरू के कितने ही अच्छे कर लो आपका चयन कभी नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और आपको टारगेट कितने का रखना है, इन दोनों में मिला के आपको लगभग 220 या 210 का टारगेट तो रखना है 300 में से, और इतने नंबर आते हैं। बचे हुए आप, जैसे मैं आपको मेरे नंबर बताऊं, इस बार मेरे नंबर थे टोटल कितने, 729 थे मेंस में, और मेरा चयन हुआ, अच्छी पोस्ट मिली है। अब 220 सिर्फ आप कहां से ले आए, 300 में से। बचे हुए 1200 नंबर में से आपको सिर्फ कितने नंबर लाने हैं, 500 नंबर ही लाने हैं। अगर उस हिसाब से आप जाओ दिमाग लगा के, लाना है कि नहीं लाना। मैंने क्या बोला, 300 में से अपन कितने ले आए, 220, चलो 200 ही मान लो। तो यहां आपको बम कितने लाना है टोटल, अगर इस हिसाब से देना है सिलेक्शन के लिए, 530, कितने में से 50%, 40% निकल रहा है लगभग, हो रहा नहीं हो रहा, 40, 12 चौको 48, 45% हो रहा है लगभग। तो ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप दिमाग से खेलो, अच्छे से इस पर मेहनत करो तो। ठीक है, तो ये तो इसका महत्व है पेपर 5 और 6 का, सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर सिलेक्शन में कोई भी इसको, अच्छा कोई भी टॉपर, कोई भी चयनित विद्यार्थी इस बात को झुटला नहीं सकता कि हिंदी और ऐसे जिसका अच्छा है वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो 100% सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो आप भी अगर आपको सिलेक्ट, देखो 2 चीज़ें हैं, आपको ज्ञानी बनना है तो शुरू के 4 पेपर पढ़ो अच्छे से, मतलब उनमें टाइम खपाओ खूब। आपको सिलेक्ट होना है तो लास्ट के पेपर ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, वो आपकी रणनीति है कि आप किस हिसाब से करते हो। क्लियर है। आज की जो क्लास है अपन सिलेबस का नहीं पढ़ पाएंगे आज, कल से शुरू होगा सिलेबस का, लेकिन आज मैं पूरा हिंदी का जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करूंगा, जो आपको सिलेबस को समझने में काम आएंगी। ठीक है, जनरल मैं आपसे कई बार तो पूछ चुका हूं, फिर भी पूछता हूं, आपकी तैयारी का जो सबसे अच्छा मार्गदर्शक है वो कौन है। मैं इसलिए बार बार पूछता हूं कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, कौन है सबसे अच्छा मार्गदर्शक। हाँ आप दोनों बताओ, आप लोग नए हो, इनको तो पता है, रटा हुआ है, सिलेबस सुन लिया है, चलो एक सुना है दूसरा थोड़ी सुनो। आपने बोल दिया सबसे अच्छा मार्गदर्शक कौन हो गया, सिलेबस। दूसरा अच्छा मार्गदर्शक कौन होगा, पी वाई की, तुमने भी वीडियो देख ली है क्या। दूसरे नंबर पर कौन होता है, पी वाई क्यू। पी वाई क्यू मतलब है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं क्यों इसको बोलता हूं उस बात को समझो। सिलेबस आपको एक दिशा देता है कि भाई साहब हम क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, इस सिलेबस से, तो आपको वो चीज पढ़ना है। पी वाई क्यू आपको बताता है कि जो हमने सिलेबस दे रखा है इससे क्वेश्चन किस पैटर्न में आएंगे। पैटर्न किससे पता चलता है आपको, पी वाई क्यू से ही चलेगा। सिलेबस से आपकी जो चीज है लिमिटेड हो गया कि हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये आपका सिलेबस है।
उससे क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछेंगे, किस तरीके के पूछेंगे, वो कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो ये दो चीजें आपके समझ में होना चाहिए, और आपको मैं कहूं तो याद ही होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पहले आए और आपका सिलेबस क्या है। अगर ये चीजें दोनों आपने रट ली तो आपका जो पढ़ने का नजरिया होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है, स्वीट भी बोल सकते हैं अपन उसको। ये हो गया। तीसरे नंबर पे मैं आपको बोलूं तो इसमें कौन आ जाता है? अनुभवी व्यक्ति, जो आपको मार्गदर्शित कर सकता है। अब मैं भी, जैसे मैं टीचर हूं, मैं इसी में काउंट हूं कि नहीं हूं? मुझे इस फील्ड का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि नहीं है? मैंने पढ़ा, मैं आपको पढ़ाने लगा, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं राह आपकी क्या कर दूंगा, थोड़ी सी आसान कर दूंगा। अनुभवी व्यक्ति में कोई चयनित भी हो सकता है। चयनित हुआ तो उसने भी पढ़ा ही होगा ना। आप, हो सकता है आपका बड़ा भाई हो, बहन हो जो पढ़ चुकी है पहले, वो भी आपको अच्छा गाइडेंस दे सकती है। दे सकते हैं, नहीं दे सकते? मेरे साथ कोइंसिडेंस ये है कि मैं चयनित भी हूं और टीचर भी हूं, तो वो दोनों फायदा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ अनुभवी व्यक्ति वो होता है जिसने आपसे पहले उस क्षेत्र को थोड़ा सा समझ लिया है। क्लियर है? तो ये तीनों चीजों पे आपको काम करना है। ये तो मैं खड़ा ही हूं, इन पे थोड़ा सा आपको काम, कोई भी सिलेबस मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हमेशा ये बात जहन में आप रखना। हिंदी का तो मैं आपको करा ही दूंगा, और सिलेबस सब्जेक्ट जो भी पढ़ो उनको ध्यान रखना। क्लियर है इतना? तो अपन अब सीधा चलते हैं किस पर? सिलेबस को, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी में ही लिख देता हूं। सिलेबस को हिंदी में बोला जाता है पाठ्यक्रम। क्लियर? अब इस पाठ्यक्रम में आपका क्या क्या आना है उस चीज को थोड़ा सा समझो। आपने आज से पहले अभी तक पेपर देखे मेंस के? देखे? हिंदी के पेपर देखे? हाँ। कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी के पेपर में? नहीं देखे? कोई भी व्यक्ति मुझे ये बताए कितने क्वेश्चन आते हैं? मैंने पिछली बार पढ़ाया था, पढ़े भी हो आप लोग? हाँ बताओ। हाँ, नहीं शायद नहीं लगा। टोटल मेन क्वेश्चन कितने हैं नंबर में पूछ, कितने? नहीं है किसी को? 30? ज्यादा आते हैं? मेन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुख्य जो होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के पेपर में। कितने क्वेश्चन है टोटल? 8। अब उनके अंदर और क्वेश्चन आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा किस किस तरीके। तो ये पाठ्यक्रम जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपन उनको थोड़ा सा समझेंगे, किस तरह के 8 क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या उनमें करना रहता है वो सब समझोगे आप। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ पढ़ना कब से करेंगे अपन? नेक्स्ट क्लास से। आज पूरी चीज समझेंगे कि हिंदी में हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या चीजें हमारे काम में आएंगी। पहला आपका जो क्वेश्चन आता है उनको अपन बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये तो आपने सुने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पहले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये? 1। मैं इसको नाम दे रहा क्वेश्चन नंबर 01। इसमें क्या आएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। और कितने आएंगे? तो 25। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 75। पहले क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका? 75। अब कैसे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे मैं आपको जनरल बता देता हूं। जैसे स्वर संधि क्या होती है इसकी परिभाषा लिखो। 3 लाइन में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने में देना आंसर आपको? ये 3। ऐसे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25। 25 दिया 75। 75 नंबर के ये क्वेश्चन आ गए आपके। क्लियर? अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका 2 भागों में डिवाइड रहता है। मतलब 2 सब क्वेश्चन जानते हो आप, एक ही क्वेश्चन में 2 कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका 2-1 करके आएगा और एक 2-2 करके आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें आपके क्या हैं? तो इसमें आपके हैं छंद और रस, अलंकार नहीं है। तो एक में आपके क्या आएंगे? रस। और एक में आपके क्या आएंगे? छंद। कितने नंबर के हैं? मतलब 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। अगर मैं सीधा बोलूं तो कितने नंबर का होगा ये? टोटल ये ऐड कर दूं यहां। टोटल ये कितने नंबर का होगा दूसरा क्वेश्चन? 10 नंबर का। क्लियर है? 5 क्वेश्चन रस से आएंगे, 5 क्वेश्चन छंद से, एक एक नंबर के रहेंगे। इन पे ध्यान मत दो अभी लिखने पे। आपको पिछली बार आप दोनों ने क्लास ली है,
लिखा है, समझो, मत लिखो। मैं, हाँ, लिखने का देखो पिछली बार भी दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी का लिखने का कुछ है नहीं है। मैं जितनी चीज़ें कराते जाऊंगा आप रफ करते जाना। फेयर के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी पीडीएफ वो है नहीं है, आप पूरा लिखते जाना, हर रोज़ लिखते जाना, मैं जितना पढ़ाऊँ उतना, ठीक है। वो परिभाषाएं मैंने एग्जैक्ट लिख रखी हैं, पिछली बार भी दी थी, आप लोगों को पता हो, इस बार भी वही रहेगी। 50 एक पेज है जो लिखने वाला है, तो मैं जितना हर दिन पढ़ाऊँ आप सिर्फ उतना अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है आपका ट्रांसलेशन, जानते हो आप, इसको बोलते हैं अपन अनुवाद, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसलेशन। अब ये भी 3 भागों में बटा होता है, 3-1, 3-2 और 3-3। इसके 3 सब क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से सब क्वेश्चन है? तो पहले आपका हिंदी से किस में कन्वर्ट करना रहेगा आपको? इंग्लिश में। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए? 15। मैं 15 नहीं, एक साथ ही लिख दूंगा पूरे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा किससे किस में ट्रांसलेट करना है आपको? इंग्लिश से किस में कन्वर्ट करोगे आप? हिंदी में। कितने क्वेश्चन? तो वही 5, 3। अगला जो आता है वो आपका रहेगा प्रशासनिक शब्दावली। क्या आएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। अब ये समझो ये कैसा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक लाइन आती है, जैसे आकाश सर हमको हिंदी पढ़ाते हैं, इसको ये हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बस इतना करना है। कितने नंबर मिल गए आपको? 3। इससे सरल कुछ चीज हो सकती है क्या? जिसको बनती है। अब जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आती तो उनको ये बहुत जटिल लगती है, अब उसका भी मैं तरीका आपको बाद में बताऊंगा कैसे आपको करना है। तीसरा जो है वो आपका रहेगा क्या? प्रशासनिक शब्दावली, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रशासनिक शब्दावली। कितने आएंगे? तो इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए? 10। इन तीसरे क्वेश्चन को टोटल काउंट करोगे तो कितने नंबर का रहा ये? 40। तो टोटल ये ट्रांसलेशन ही है कि नहीं है? जैसे मैंने प्रशासनिक शब्द दिया महाभियोग, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? इंपीचमेंट। कितने नंबर का? 1 नंबर का। ये बना सीधा आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कुछ और, विधेयक, क्या बोलते हैं विधेयक को? विधेयक को लेजिस्लेशन, बिल बोलते हैं, नहीं बोलते? अधिनियम को एक्ट। तो ये सीधे आएंगे और 1 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से 5 इंग्लिश से हिंदी में रहेंगे, 5 हिंदी से, सॉरी इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, 5-5, 10 नंबर के। टोटल कितने नंबर का हो गया आपका? 40। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका ये भी 2 भागों में बटा रहेगा। एक आपका रहेगा 4, पहला रहेगा 4-1। इसमें आपके रहेंगे क्या? संधि एंड समास। दोनों से 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का। ऐसे ही आपका 4-2 जो रहेगा उससे आएंगे आपके क्या? आपने सुने होंगे मुहावरे और लोकोक्ति। क्या आएगा? मुहावरे, लोकोक्ति। ये भी कितने 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 क्वेश्चन आएंगे? 5, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का रहेगा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 टोटल आपको कितने नंबर देगा? 20। क्लियर है? अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 05। 5 में आपके अब क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं, उनको अपन नाम दे देते हैं व्याकरण। और इससे, इस व्याकरण से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन कितने का होगा? 1 नंबर का, 1 का ही रहेगा, नहीं 2 का, सॉरी। पर क्वेश्चन कितने का है? तो कितने नंबर हो गए? 20। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके समझो व्याकरण के। तत्सम तद्भव सुने हैं आपने? पर्यायवाची सुने हैं? विलोम शब्द सुने हैं?
विराम चिन्ह सुने हैं, जानते हो विराम चिन्ह? नहीं, ये कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण। तो वहां लिखा आ सकता है पूर्ण विराम चिन्ह को समझाइए, एक लाइन में। तो ये उसका चिन्ह होता है और इसका एक प्रयोग करके बता देना आप कहाँ होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाती है। वो 10 टॉपिक लिखे हैं, उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10, प्रत्येक टॉपिक से एक। जैसे तत्सम आया तो दुग्ध का तत्सम, सॉरी, दुग्ध का तद्भव लिखो। क्या होता है दुग्ध का? दूध होता है। नींद का तत्सम लिखो, निद्रा। मतलब बोले तो क्या होते हैं तत्सम तद्भव, मैं पढ़ाऊंगा वो जिनको पता नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आएंगे। विलोम शब्द तो बनते ही होंगे। रात का विलोम दिन, सुबह का रात नहीं होती, सुबह का शाम ही होता है। और कुछ पाप का पुण्य, जागने का। तो क्लास में सोना मत तुम लोग, आ जाओ। ये विलोम हो गए। पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, जैसे आकाश के पर्यायवाची बताओ। गगन, अंबर, और पाताल मत कर देना कोई। पाताल क्या होता है? अपोजिट होता है उसका। तो इस तरह से पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। तो वो 10 टॉपिक हैं, वो लिखे हैं आपके सिलेबस में, वो आप देख लेंगे, मैं भी बता दूंगा। तो 10 क्वेश्चन इनसे आएंगे। सीधा लिखा रहेगा कि आकाश के 3 पर्यायवाची लिखो 2 नंबर में, दुग्ध का तत्सम तद्भव लिखो, निद्रा का तद्भव तत्सम लिखो। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 06। जो छठा क्वेश्चन रहेगा उसमें आएगा पल्लवन। क्या आएगा? पल्लवन। अब ये पल्लवन क्या होता है इसको समझो। पल्लवन मतलब क्या होता है, कोई अर्थ बताएगा? क्या लिखना? भाव लिखना। अपन उसको बोल सकते हैं बिल्कुल। पल्लवित होना जानते हो? पल्लवित मतलब होता है फलना फूलना। फूलो फलो, ऐसा सुना होगा आपने, आशीर्वाद मिलेंगे, मिलते होंगे। तो कभी कभी आशीर्वाद ऐसे भी मिलते हैं, खूब पल्लवित हो। पल्लवित मतलब होता है बढ़ चढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका मतलब है कि आपको एक छोटी सी एक पंक्ति दे रखी होगी, उस पंक्ति का आपको भाव क्या करना होगा? विस्तार करना होगा। बोले तो एक लाइन को आप उसको अर्थ बढ़ाकर लगभग 1 से सवा पेज में लिखना है। ठीक है, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये बस पंक्ति लिखी और मैंने आपसे बोल दिया क्या लिखी है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस पंक्ति का पल्लवन करो। ठीक है, कर दोगे? नहीं कर पाओगे? पहले तो इसका अर्थ ही बता दो कोई, फिर अर्थ के बाद ही तो भाव विस्तार होगा। नहीं तो आप समझ कुछ और रहे हो और उसी हिसाब से करते चले जाओ। आप लोग समझ रहे हो कि परहित मत करो, सिर्फ धर्म करो, मंदिर में जाके पूजन करो, ऐसा नहीं समझ रहा कोई? क्या अर्थ क्या है, बस इतना बता दो पढ़े लिखे विद्यार्थियों। नहीं आ रहा है? गुड। सरिस मतलब समान। और किसी को? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब परहित मतलब दूसरों का हित, पर मतलब समझते हो? पराया, अपना पराया तो जानते होगे, पर मतलब दूसरा। परहित सरिस मतलब समान, धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने बराबर जीवन में कोई धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है जीवन का? दूसरों का हित करना। तो अब इसको पल्लवित करना है। अब जिसको ये पंक्ति पूरी आती है तो वो और कर सकता, तुलसीदास की पंक्ति है ये। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब पर पीड़ा मतलब दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। वो इसको आगे कर सकते हो। अब इसको कैसे बताओगे? भगवान किस में खुश होगा? आप भगवान के मंदिर में गए, 2 किलो मिठाई लेके गए और भगवान को चढ़ा दी। वो मिठाई रखी रही भगवान के सामने, भगवान तो आने से रहे खाने के लिए, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी अगर वहीं रखी रही। उसी जगह वही मिठाई आपने ली और एक कोई भूखा व्यक्ति दिखा, आपने उसको जाके खिला दी। कहाँ ज्यादा आपका धर्म हुआ? खिलाने से। तो आपने दूसरे का हित किया। तो धर्म वो है जिससे आप दूसरों का क्या करो? भला करो। वो इस तरह से आपको इसका पल्लवन करना रहता है। जब पढ़ेंगे अपन, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या आता है, पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। कितने नंबर का आएगा? तो ये सिर्फ 5 नंबर का आता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 07, इसमें है आपकी बोलियां। कौन सी बोलियां? तो जो मध्य प्रदेश में 4 बोलियां चलती हैं उन बोलियों से क्वेश्चन आएंगे। कितनी बोली हैं आपकी? टोटल 4। प्रत्येक बोली से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। कितने नंबर का हो गया? 12। कौन कौन सी बोली हैं 4 प्रमुख? मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी। सुनिए 4। आप में से चारों क्षेत्र में से होंगे, या तो कोई मालवी बोलता होगा। कहाँ से हो आप दोनों? भोपाल से। क्या चलती है भोपाल में, मालवी की बुंदेली? भोपाल वाले खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम बोलते क्या हैं। मिक्स्ड रहती है लगभग, वो बुंदेली और मालवी का क्या है यहाँ, मिक्सचर है। तुम कहाँ से हो बेटा? दतिया। कौन सी चलेगी? बुंदेली। बघेली तो नहीं है, बुंदेली है। रायसेन कौन सी आएगी? मालवी भी, और थोड़ा बहुत टच बुंदेली का भी आ जाता है। अपन शिवपुरी कौन सी आएगी वहाँ? हमें ही पता नहीं सर कहाँ है वो, मिक्स रहता है, उसका कोई प्रॉपर है नहीं। तो 4 बोली हैं, मालवी, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी। 4 से प्रत्येक बोली से 3 नंबर का आएगा। 3 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 12 नंबर का। अगला और अंतिम क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा, इससे सरल क्वेश्चन जीवन में आपको कभी कुछ मिला क्या? बताओ। दिख रहा है सबको? नहीं दिख पा रहा इधर वालों को? लो इसको हटा ही देता हूं मैं। अब इससे सरल क्वेश्चन जीवन में कभी मिला, मतलब सबसे ज्यादा खुश इसी को देख के होते होंगे आप। ये वो सेक्शन है जिसको बिना पढ़े करना होता है। इसके लिए कभी अलग से पढ़ा होगा क्या? सामने आपका क्वेश्चन लिखा है, सामने ही आंसर लिखा है, और उसी को ढूंढ के लिखना है। तो ये गद्यांश आता है, कितने नंबर का रहेगा? 18। कितने क्वेश्चन हो सकते हैं बताओ? गणित वाले छात्रों, 18 नंबर का आ रहा है तो कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे बताओ? 3 नंबर के 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 18 नंबर का आपका ये रहेगा। टोटल आप काउंट करोगे, 18 12 30 5 35 20 55 75 और 75 40 और 10 50, 150 और 50 200। इस तरह से आपका 200 नंबर का पेपर हिंदी का आता है। क्लियर है? अब ये 200 नंबर में आपको कितनी क्लास में कवर करवाऊंगा? लगभग 13-14। आप इसके महत्व को समझना, अगर मैं 13-14 में करा रहा हूं तो कितना छोटा सिलेबस है। अब बात आती है आपके स्तर पे कि आप उसको कितना समय देते हो। आपको समय देना पड़ेगा। अब वो कैसे समय देना पड़ेगा? जैसे ये व्याकरण है, कितने नंबर की है ये? 20 नंबर की। क्या मैं आपको यहां बैठ के तत्सम तद्भव रटवाऊंगा क्या? मैं बोलूंगा दुग्ध का दूध याद करो, हो गया, आगे चलें। निद्रा का नींद याद करो, हो गया, आगे चलें। ऐसा करवाऊंगा क्या क्लास में? तो ये किसको करना पड़ेगा? ये आपको ही वोकेबलरी क्या करना पड़ेगी? रटना पड़ेगी। मैं सिर्फ क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, वही बता सकता हूं ना। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि कहां से आपको पढ़ना है, ये चीज आपको करना पड़ेगी। हाँ, ये पूरा मैं कराऊंगा। ये 25 के 25 क्वेश्चन कहां से आएंगे पूरे लिखाऊंगा, क्योंकि ये है। बाकी जितनी चीजें हैं सारी, हाँ, अब हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगा क्या मैं आपको? इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्या? इंग्लिश पे आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। कैसी मेहनत? कि आप अभी नई स्टेज में हो तो आपको टेंस पढ़े होंगे सब लोगों ने। जिन्होंने पढ़े हैं उनकी अच्छी बात, जैसे उनसे बन गया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिससे भी नहीं बन रहा है, कृपया करके आज से ही टेंस को थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू कर देना। ठीक है? सिर्फ टेंस की जो वाक्य बनाने की कला आ गई तो ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाएंगी। कैसे होंगी? ये रट लोगे प्रशासनिक शब्दावली, इन्हीं शब्दों का यूज करके ये सेंटेंस आते हैं। ठीक है? क्या पूछा मैंने, क्या बोला? इन्हीं का प्रयोग करके अगर टेंस और वोकेबलरी याद है तो आपका बन जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। ठीक है? अब इसमें 2 चीजें आ रही हैं। एक आपको महाभियोग शब्द का आना चाहिए, एक राष्ट्रपति का इंग्लिश आना चाहिए। तो ये कहां आ जाएगी? आपकी शब्दावली में। और दूसरी चीज है आपको वो सेंटेंस फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो वो फॉर्मेटिंग कहां से आएगी? आपको टेंस से। ठीक है? 3 तरह के वो टेंस होती हैं, वो पढ़ लो, और एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ लो। आपके वाक्य आपसे बनने लगेंगे। बाकी सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ कराऊंगा। नंबर लाने के, देखो कुछ लोग ये नहीं पढ़ते, कुछ लोग नहीं, मैं बोलूँ तो 99% लोग ये नहीं पढ़ते।
नहीं पढ़ते, अगर नहीं पढ़ रहे और उनका ट्रांसलेशन कमजोर है तो ये 40 नंबर कमजोर हुए कि नहीं हुए? और जो पढ़ लेगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। मतलब ये अगर आपका अच्छा हो गया तो आप 160 प्लस नंबर ले आओगे। 200 में से 160 नंबर प्लस का महत्व समझ रहे हो? मतलब अपने आप में ही आप फूले से नहीं समाओगे, बगल से ऐसे चला करोगे दो चार लोगों को हटा के, हटो हिंदी में 160 लाऊंगा मैं। सच बता रहा हूं मैं, अगर आपकी हिंदी इतनी हो गई कि 160 प्लस ले आओगे तो आप बहुत आगे हो जाओगे लोगों से, क्योंकि और लोगों की 110 आएंगे, 100 आएंगे, 120 आएंगे। और 40-50 नंबर का अंतर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है सिर्फ 200 नंबर में। तो उस हिसाब से इसको समझ लेना और महत्व देना, इसको समय भी देना, टेंस भी पढ़ना और इस वोकेबलरी को भी अच्छे से रटना। क्लियर है? ये रहा आपका किसका? सिलेबस का। अब मुझे ये बताओ कि किस किस के पास सिलेबस है अभी? तो बैग कहाँ है? कहाँ है? लेके आओ। और किसी के पास है सिलेबस? अब मुझे ये बता दो कि मैं ये सिलेबस आपको लिखाऊं इसका, या आप कल से अपने साथ रखोगे सिलेबस? हम्म? पीडीएफ तो मेरे मोबाइल में अथाह है, पता है। और पीडीएफ जो है वो सिर्फ मोबाइल की स्टोरेज भरने के काम आती है, उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं होता। होता हो तो बता दो। उसके कभी खोल के देखा वो सिलेबस? नहीं तो पहले देखो फिर पढ़ो। तुम पढ़ रहे हो उसके बाद मत देखो, पहले देखो फिर पढ़ो। उसको हार्ड कॉपी निकलवा के रख लेना, हो गया, ठीक है। लिखवा दूं क्या मैं सिलेबस, या रहने दूं? सिलेबस कल अपनी जो फेयर कॉपी है, जैसे सबसे पहले तो क्या लिखोगे उस फेयर कॉपी में, ये वाला सीन, वो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें लिखा हुआ है, समझ में सबको आ गया है। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे, जो सिलेबस है हिंदी का वो लिख लेना। क्लियर है? और उस सिलेबस से ही, जितना छोटा सा सिलेबस है उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो जितनी ये चीजें दी हैं इनसे ही पूछे जाएंगे, अलग से उनका कोई सिलेबस नहीं है। उसमें 25 लघु उत्तरी में क्या लिखा है, नीचे दिए हुए सिलेबस से पूछे जाएंगे। अब नीचे सिलेबस क्या दिया है, रस दिया है, तो रस से यहां भी क्वेश्चन आएंगे, रस से इन 3 नंबर वाले में भी क्वेश्चन आएंगे, छंद से यहां भी 5 नंबर का आएगा, छंद से यहां भी क्वेश्चन आएंगे। इसका कोई अलग सिलेबस नहीं है, नहीं तो ये लघु उत्तरी का कोई अलग है नहीं है, यही टॉपिक्स आएंगे। जैसे मैंने आपको व्याकरण में बोला, तत्सम बोला, तद्भव बोला, कई सारी चीजें बोली, तो उनसे यहां तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उनसे यहां भी क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर में सीधा आ जाएगा, तत्सम शब्द से क्या समझते हो? तत्सम या तत्सम एवं तद्भव में अंतर लिखो। तुम इधर आओ, इस साइड उठ के, हाँ इस वाली चेयर पे आ जाओ। चेयर रखी है, हाँ बीच में आ जाओ। ये समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जो लघुत्तरी आएंगे वो इसी से आएंगे, संधि से आ सकता है, समास से आ सकता है, मुहावरे से, लोकोक्ति, तो जो टॉपिक दी रखे हैं इन्हीं से क्वेश्चन लघुत्तरी में पूछे जाएंगे, उसका कोई अलग से सिलेबस नहीं है। क्लियर है? तो ये तो रहा आपका सिलेबस का। अब अपन पढ़ना थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आज मैं आपको सिलेबस की कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, आज के पढ़ाए हुए से सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो हम सिलेबस की चीजें पढ़ेंगे उनको समझने के लिए आज का पढ़ा हुआ जरूरी है। अगर मैं ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको संधि समझ में नहीं आएगी, आपको समाज समझ में नहीं आएगी। और बहुत बेसिक चीज है, आप सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा, और उसका नाम है वर्णमाला। बताओ, सबसे पहले आपने स्कूल में जाके क्या पढ़ा होगा? यही पढ़ा होगा। और मैं आज यही आपसे पूछ लूंगा तो आप मुझे नहीं बता पाओगे। कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए जो मुझे पूरा छोटा आ से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक सुना दे। सुना दोगे? बताओ। बस इनकी लाइन बता दो मुझे, पांचों क्रम से। पहली का की लाइन हो गई, दूसरा चा की है,
ठीक है, फिर आगे। ठीक है, गुड। यही है, सबने पढ़े होंगे और यही आपके अभी काम में आने वाले हैं। अब वर्णमाला क्या होती है वो तो अपन समझ लेंगे। वर्णमाला समझने से पहले आपको ये आना जरूरी है कि ये क्या होता है वर्ण। बताओ। जिस शब्द में, शब्द हो गया वो, शब्द, शब्द अपने आप में एक अलग चीज है। जैसे ये शब्द क्या है हिंदी में अगर बोलें तो ये मैंने लिखा है आकाश, ये अपने आप में एक क्या है, शब्द है। तो शब्द तो बड़ा होता है। हाँ। अच्छा, जिस वर्ण में खंड, हम्म, अक्षर अलग होता है एक ही चीज लेकिन दोनों की अलग। हाँ, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे थे, कोई बोले। डबल से कौन क्या बोला था, वर्ण कहलाती है। ठीक, गुड। अब समझो, ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही थी आप जो बोल रहे थे, अब एक बार सुन लो। एक होता है वर्ण, एक होता है अक्षर। दोनों एक ही हैं, मतलब अगर बोलें तो सिमिलर हैं। वर्ण जो होता है वो लिखित होता है, अक्षर जो होता है वो क्या होता है, मौखिक होता है। ठीक है। अब कोई भी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा, किसी भी भाषा का मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई जो है, जिसके खंड नहीं हो सकते, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। खंड बोले तो उसको अपन और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे आ, इसको आप और तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, तो आ क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है। जैसे आप लिखोगे ता, इसको तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अभी ये पूरा वर्ण नहीं है। या तो ये स्वर हो सकता है या व्यंजन। जब आप इसको व्यंजन रूप में लिखोगे तो ये हो गया ता, तो ये है वर्ण। वर्ण क्या कहलाया, ता। और ये ता कैसा लिखा होगा, इस ता में क्या जुड़ा पीछे, आ। ये जिनका नहीं है अभी मैं सब बताऊंगा, सारी चीजें आप समझोगे अच्छे से। तो वर्ण की मैंने आपको परिभाषा देखो लिखी हुई है, लेकिन बस समझ लो, सुन लो। वर्ण जो है वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी मूलभूत लिखित, किस फॉर्म में होगी, लिखित इकाई, यूनिट क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्लियर है। अब किसी ने शब्द बोला था, शब्द ये नहीं होता। शब्द क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा क्या मिलेंगे, वर्ण। जैसे इसमें आपको वर्ण दिख रहा है, छोटा आ है, बड़ा आ है, का है, सा है, ये वर्ण है कि नहीं है अपने आप में। जब वर्ण आपस में मिलते हैं और एक अर्थपूर्ण इकाई बनाते हैं, इस आकाश का कोई अर्थ है कि नहीं है, अर्थपूर्ण इकाई बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शब्द। ठीक है। वर्ण मिलकर क्या बनेगा, शब्द। तो शब्द बड़ी इकाई हुई कि छोटी, बड़ी। वर्ण क्या है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। अब जो वर्ण होते हैं वो अपने आप में कुछ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, अगर मैं सामान्यता जो आपने सुन रखे होंगे वो दो ही सुने होंगे, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। और तीसरा आपका होता है, एक और प्रकार चलता है हिंदी में, उसको हम बोल देते हैं अयोगवाह। क्या बोला जाता है इसको, अयोगवाह। ठीक है। तो वर्ण कितने प्रकार के, तीन। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा समझोगे। ठीक है। स्वर मतलब है ऐसे व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। स्वतंत्र मतलब क्या होता है, जिसको लिखने या बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेना पड़े। क्या बोला मैंने, स्वर वह हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, जिनके लिखने या बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं है। जैसे इस छोटे आ को मैंने लिखा तो इसमें किसी दूसरे वर्ण का मिक्स है क्या, किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं है क्या इसमें, नहीं है। जैसे आपका बड़ा आ लिखा, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता है क्या, नहीं है। लेकिन
व्यंजन क्या होते हैं, अब इनको समझो। पूरे में बताऊंगा स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से, वो अपन सब देखेंगे। व्यंजन क्या है उनको समझो। व्यंजन वो है जो ना स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता, ना स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता। स्वतंत्र नहीं लिखाया जा रहा तो किसके सहयोग से लिखा जाएगा, अपितु स्वर की सहायता से लिखा एवं बोला जाता है। जैसे ये ता है, आपको लग रहा होगा ये तो ता है सर, व्यंजन है, आपने स्वतंत्र लिख दिया, ये स्वतंत्र नहीं लिखाया। अगर ये व्यंजन रूप में लिखोगे तो कैसा लिखाएगा, ता, और किस क्या जुड़ा है इसके साथ में, आ। ठीक है। जैसे ही अगर मैं इस ता में क्या जोड़ दूं, ओ, तो ये क्या बन जाएगा, ता में ओ जोड़ा तो क्या बना ये, तो। अगर मैंने ता में ही छोटी ई जोड़ दी तो क्या बना ये, ती। बोले तो ये व्यंजन अकेला नहीं लिखा सका, लिखाया क्या बताओ, बल्कि किसको जोड़ के लिखा, जब आ जुड़ा तो क्या बन गया, ता। जब इसमें ओ जुड़ा तो क्या बन गया, जब इसमें ई जुड़ी तो क्या बना। अगर स्वतंत्र स्वतंत्र उसको लिखोगे तो कैसा लिखना पड़ेगा आपको, हलंत के साथ में। तो व्यंजन वर्ण को आप ना स्वतंत्र लिख सकते और ना ही स्वतंत्र रूप से बोल सकते, बल्कि किसके सहयोग से लिखाया जाता है, वो स्वर के। अब कौन कौन से व्यंजन, उदाहरण बताओ कोई और शब्द व्यंजनों के, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, सारे इसी के हैं कि नहीं है व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, कितने हो गए, एक बार और गिन लो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। हो गए। ये क्या है, सारे स्वर। ये किसी दूसरे वर्ण के सहयोग से नहीं लिखे गए, स्वतंत्र रूप से ही लिखे गए और स्वतंत्र रूप से ही उच्चारित हैं, तो ये क्या कहलाए, आपके स्वर। बचे हुए सारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन। अब अयोगवाह क्या है सर, तो अयोगवाह दो होते हैं, कौन कौन से, और एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है अनुसार, क्या ये पढ़े होंगे ना। इसके बाद आप आगे चलते हो तो एक आता है अम, एक आता है, तो ये दोनों क्या हैं, ये अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्या होते हैं वो समझो। अयोगवाह वो हैं जो ना स्वर हैं, ना, क्या बोला मैंने, ना स्वर है ना ही व्यंजन, अपितु स्वर भी है और व्यंजन। मतलब बोले तो पूर्णता कुछ नहीं है वो, कुछ लक्षण उसमें किसके हैं, स्वर के, कुछ लक्षण किसके, और ना स्वर है और ना ही, और कहने के लिए वो स्वर भी है और कहने के लिए तो वो कहीं रुक नहीं पाता, इसलिए बहता रहता है, इसलिए नाम रख दिया उसका अयोगवाह। ठीक है। कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक होता है ये बिंदी, इसको अपन हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और ज्यादा कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों से, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज है जो आपको आगे काम में आएगी, मैं आपसे बार बार फिर पूछूंगा। क्लियर है। अनुसार हो गया। दूसरा जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, विसर्ग। तो विसर्ग में क्या आ गया, आहा। क्लियर। तो आपके वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के, तीन, कौन कौन से, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, सॉरी अयोगवाह। स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे बोले जा सकते हैं, व्यंजन वो हैं जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, स्वतंत्र नहीं लिखे जा सकते। अयोगवाह ना स्वर है ना ही व्यंजन, अपितु स्वर भी है और व्यंजन भी है। कौन कौन से आते हैं, एक अम और दूसरा आहा, अनुसार और विसर्ग। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। ठीक है। अब अपन इनके और अंदर चलेंगे। अंदर बोले तो अब अपन किसको पढ़ेंगे, अभी स्वर के भी प्रकार होते हैं, ये भी पढ़ना है। ये आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आज जितना पढ़ाऊंगा वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चीज समझ में आएगी तब आगे वाला सिलेबस की चीजें आपको समझ में आएंगी। ये उनका बेसिक है। संधि तब तक समझ में नहीं आएगी जैसे स्वर संधि पढ़ोगे। अब आपको अगर स्वर ही पता नहीं है तो स्वर संधि समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी ना, आ जाएगी क्या,
अगर आपको व्यंजन ही पता नहीं है, व्यंजन संधि पता आएगी, समझ में आएगी क्या? जैसे मैं स्वर संधि की परिभाषा बोलूं, जब स्वर स्वर का मेल होता है तब कौन सी संधि होती है? स्वर। और आप कह रहे हो कि ता और ता मिला दो सर, स्वर संधि हो गई। हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये क्या है? तो व्यंजन व्यंजन के मिलने से स्वर संधि। अब मैं अगर आपको ये बताता नहीं कि ये व्यंजन है, तो आपको स्वर संधि समझ में आती क्या? नहीं आती। तो ये बेसिक है जो आपको आगे की चीजों को समझने में काम में आएगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। तो स्वर की मैंने परिभाषा तो आपको बता दी। क्या बताई परिभाषा? बताओ क्या बताई? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण और लेखन स्वतंत्र रूप से हो सकता है, क्या कहलाते हैं? कितनी संख्या बताई मैं अगर जनरल बोलूं तो इनकी? 10 में से 11 आती है। ऋषि भी स्वर में ही काउंट होता है। ऋषि पढ़ा है ना आपने? आहा ऋषि आता होगा। तो उसको अभी भूल जाओ, जनरल उसका ऐसा कोई काम आता नहीं है। आपको कितने स्वर याद रखना है अभी फिलहाल के लिए? 10। क्लियर? अब स्वर भी कुछ प्रकार के होते हैं। स्वर के क्या होते हैं? भेद होते हैं। कितने प्रकार के हैं वो समझो। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होते हैं मिश्रित, बोल सकते हैं। कितने प्रकार के हो गए स्वर? कौन कौन से? मिश्रित ना बोल के इसको संयुक्त लिखना। क्या बोले इनको? संयुक्त। अब ये ह्रस्व को और ज्यादा सरल करना है तो अपन इसको बोल सकते हैं लघु स्वर। ठीक है। टोटल स्वर कितने? 10। छोटा आ से लेकर औ तक। और कितने भागों में बटे हैं वो? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इनका अर्थ समझोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जनरल ह्रस्व या लघु मतलब होता है छोटा, बोले तो ऐसे स्वर जो क्या है? छोटे हैं। दीर्घ स्वर मतलब जो ऐसे स्वर जो क्या है? बड़े हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। और संयुक्त मतलब ज्वाइंट। ज्वाइंट खाता सुना होगा आपने, ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट मतलब दो लोगों का। तो ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं? संयुक्त। अब ह्रस्व में कौन कौन सा आया? ये छोटा आ छोटा है कि नहीं है? अब उसको हम पढ़ ही क्या रहे हैं? छोटा आ। तो लघु हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना लघु। और इसका बड़ा क्या हुआ? दीर्घ क्या हुआ? हम बोल ही रहे हैं उसको क्या? बड़ा आ। जब बोल उसको बड़ा आ रहे हैं तो वो लघु में आएगा क्या? नहीं आएगा। छोटा आ। दूसरा क्या आएगा? इधर क्या आ जाएगी? इधर क्या आएगा? इधर क्या आ गया? कोई समस्या इसमें? ह्रस्व स्वर कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कोई समस्या? अब जॉइंट खाता किन किन का है देखो। ए, आई, ओ और औ। किस किस का हो गया जॉइंट? ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब जैसे ए को आप देखोगे तो ये किस किस से मिलकर बना? अगर आ और छोटी ई मिलती है, छोटी ई, बड़ी नहीं, आ और छोटी ई मिलेगी तो क्या बनता है? ए। वो अभी भूल जाना फिलहाल के लिए, लेकिन ये दो से मिलकर बना है। क्या है ये? ए जो है वो किस किस से मिलकर बना है? आ और ई से। इन दोनों का संयुक्त हुआ तब क्या बना? ए। वैसे ही अगर ओ की बात करें तो ये आ और किससे मिलकर बना? छोटा ऊ। तब जाके क्या बना आप? ओ। क्लियर? अगर इसको याद करने में समस्या हो तो ऐसे समझो कि आप एस के बाद ई लगाया आपने, तो क्या पढ़ते हो उसे? किसकी मात्रा आई? ई को लगाने पे किसकी मात्रा आई? ए की। समझ, ये कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट, बस समझने के लिए बता रहा हूं। तो ई से क्या बना आपका? ए। वैसे ही अगर ऊ लगाया, जैसे मैंने एस ओ यू लिखा, तो क्या पढ़ते हो इसको? और किसी का नाम सौरभ नहीं है क्या? एस ओ यू को ओ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? सौरभ। तो ये जो यू ऊ होता है, छोटा ऊ,
यू मतलब ऊ, ऊ किसकी उच्चारण भूल जाओ मत, कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है कोई, बस कनेक्ट कर सकते हो कि ऊ जो होता है वो किसकी मात्रा देता है, ओ की। जो ई होता है वो किसकी मात्रा देता है, जब संधि पढ़ोगे तब ये आएगा आपको आगे काम में। तो ये चार क्या हो गए आपके संयुक्त। कोई समस्या क्या बताओ इसमें। स्वर के तीन भेद, ह्रस्व या उसी को अपन लघु बोलते हैं, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में तीन जो छोटे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा बड़ा में, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बचे हुए सारे किस में पटक दो, संयुक्त में। खत्म स्वर की कहानी, हो गया। अब अपन देखेंगे किसको, व्यंजन को। अब ये व्यंजन थोड़े से क्योंकि ज्यादा हैं तो इनमें थोड़ी चीजें ज्यादा करना पड़ेगी आपको, ठीक है। व्यंजन कौन कौन से कहां से शुरू होते हैं बताओ, व्यंजन का से शुरू होंगे। अब का से शुरू होंगे तो कहां तक जाएंगे, छत्रक ज्ञा तक ही, लेकिन वो अलग अलग भागों में बटे होते हैं। कितने होते हैं उनके अपन प्रकार समझें तो जो पहले व्यंजन कहलाते हैं वो कहलाते हैं कौन से, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन। अब इसका मतलब क्या है, स्पर्श मतलब क्या होता है बताओ, टच। जब कोई भी आप शब्द मुख से उच्चारण करते हो तो आप उनका उच्चारण जो होता है वो जिह्वा के स्पर्श के कारण होता है। बोल के देखो का, आपकी जिह्वा कहीं स्पर्श हुई, का कैसे नहीं हुई बोलो, का नहीं हो रही, यहां होती है, यहां कंठ में। चलो का में नहीं हो रही, मां बोलो, मां, मां में नहीं हो रहे, नहीं हो रही, ता में कर लो, ता हो गई। वो सब होंगी मैं अभी बताऊंगा। आप पीछे से लेके आगे तक आओगे स्पर्श करते हुए। जो का है वो का कहां होता है, कंठ में, का कहां होता है। और वो पूरा वर्ग बोलो, का, खा, गा, घा, ड़ा, सबकी आवाज कहां से निकली, बोल के देखो सब लोग, फील हो रहा है ना, यहीं से ही आवाज का। ता बोल के देख लो, कंठ से अगर निकल जाए तो बोलना ता। ता कहां से बोल रहा है आपका, दांत आपके ऊपर जस्ट तालू के पास में लग रहा है, नहीं लग रहा, आपकी जीभा तालू होता है जो दांत का ऊपर वाला भाग है। तो ये जिह्वा जो है वो स्पर्श करती है, उसी के आधार पर इन वर्णों के क्या रखे गए हैं, नाम, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्पर्श मतलब स्पर्श व्यंजन का मतलब ही है जिह्वा आपके मुख के किसी भाग को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। कौन कौन से वर्ग हैं, अपन का वर्ग देखते हैं, दूसरा कौन सा है, चा, तीसरा टा, फिर ता, सबके नाम हैं। जैसे आपका जो का वर्ग है, या मैं ऐसा लिखूं, जो पहला है स्पर्श में वो कहलाते हैं कौन से व्यंजन, कंठ, कंठस्थ भी बोल सकते हैं अपन। ऐसे वर्ण जो कहां से निकलते हैं, कंठ से। अब कंठ से कौन कौन से निकले बताओ, कौन सा वर्ग निकला, का वर्ग। और का वर्ग में कौन कौन आया, का, खा, गा, घा, अड़ा आए। सबका उच्चारण कहां से हुआ, कंठ से। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन में भी प्रकार हैं ये पूरे स्पर्श व्यंजन के 5। पहला क्या हो गया, कंठ। दूसरे जो हैं वो निकलते हैं, उनको बोलते हैं अपन तालव्य। और कहां से, तालु सुना है आपने शब्द, आपके मुख में एक स्पर्श मतलब जगह होती है उसको बोलते हैं तालु। पहला हो गया कंठ, कंठ के जस्ट ऊपर क्या कहलाती है आपकी, तालु। अब बोलो अगला वर्ण चा। कंठ जैसे का बोलना, का नीचे से निकला था, लेकिन चा कहां से निकलेगा, थोड़े बोल के देखो, है ऊपर, पूरा वर्ग बोल लो अब चा का, चा, छा, जा, झा, उआ। सब कंठ के ऊपर से, तालु जहां होती है आपकी यहां पर तालु से निकलेंगे। तो ये व्यंजन कौन से हैं, तालव्य, कंठ, तालव्य। तीसरे जो आते हैं वो कौन सा होता है, इनको बोलते हैं मूर्धन्य। कौन से व्यंजन कहलाते हैं ये, मूर्धन्य। मतलब आप मुख में आ गए हो, अब कहां आ गए हो, मुख। और ये कौन सा होता है वर्ग, टा वर्ग। अब ये जो टा वर्ग है वो चा से भी थोड़े ऊपर से निकलेगा, बोल के देखो, टा मुख में हो रहा है, टच नहीं हो रहा आपका, टा
ठा, डा, ढा, णा। आया ऊपर, का सबसे नीचे, फिर चा उसके ऊपर, फिर टा उससे ऊपर। टा में कौन कौन सी आ गया? टा, ठा, डा, ढा, ढक्कन वाला, णा। चौथा, ये होते हैं दंत्योष्ठ। कहां से निकलेंगे ये? कहां से निकलेंगे? किसके सहयोग से? दांत। बोलो इसमें कौन सा वर्ग आता है? ता वर्ग। मैंने शायद ता को तालब्य बोल दिया था पहले। तालब्य नहीं है, ता किस में है? दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ मतलब दांत के सहयोग से निकलेंगे। बोल के देख लो पूरा वर्ग। ता, जीव आपकी दांत में लगी नहीं लगी? ता, था, दा, धा, ना, लगी सब में? ता, था, दा, धा, और क्या आता है? ना। ये कौन से हो गए? दंत्योष्ठ। अब अगला कौन सा है? अरे मैंने दंत और ओष्ठ, सॉरी, ये मिक्स कर दिए। ये दंत है और ओष्ठ अगला है। वो पूरा वो याद करने की जो ट्रिक है ना, कंठ, तालब्य, मूर्धन, दंत्योष्ठ, दंत फिर ओष्ठ। पांचवा जो आता है वो कौन सा आता है? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या होते हैं? होंठ। कोई ओंठ भी बोलता है, कोई होंठ भी बोलता है, जो भी समझ लो आप। ओष्ठ। ओष्ठ मतलब, तो ये आपकी किसके सहयोग से निकलेंगे? ओंठ होगी। बोल के देखो। पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, सब ओंठों के सहयोग से निकले। पा को आप गले से निकाल के बताना, कोशिश करना, करो कोशिश, कोई निकाल के बता दे। निकाल पाओगे? नहीं। तो जो वर्ण है वो उनके उच्चारण की जगह है, उसी के आधार पर इनके प्रकार हैं। तो ये इसमें कौन सा वर्ग आता है? पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। पूरे ओंठ की सहायता से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है? तो ये 5 वर्ग हैं जो किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हो गए? 25। और स्पर्श व्यंजन 5 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ में का वर्ग, तालब्य में चा वर्ग, मूर्धन्य में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग, पा वर्ग। क्लियर है? पापा, मामा, सब में ओंठ की सहायता से हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये आपका कौन से व्यंजन हो गए? स्पर्श। अभी सिर्फ स्पर्श। अब व्यंजन के और प्रकार हैं। एक प्रकार कौन सा है? स्पर्श। अब दूसरा, इसके बाद जो आता है उसको अपन बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, नहीं आप सोचो कि कंठस्थ व्यंजन क्या होते हैं, लिखो। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा, वहां कहीं नहीं लिखा व्यंजन, वर्णमाला, ये सब पढ़ो, नहीं आएगा। लेकिन ये अगर पता होंगे तो आपको कहाँ सहयोग होगा? मैं पूरा एक एक पूछूंगा, आपको आएगा सब चीजें। संधि में ये एक एक चीज आएगी, तो याद रखना। और वहां अगर याद ये नहीं हुए आपको तो समझ लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे नहीं पढ़ा रहा, अगली क्लास में इनका पूरा यूज होगा। तो पूरे आपको क्या होना चाहिए? याद। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि का वर्ग का तीसरा वर्ण बताओ, बोलो कौन सा हुआ का वर्ग का तीसरा वर्ण? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसी चीजें वहां यूज होंगी, तो अभी से याद रख लेना। का वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा? अणा। टा वर्ग का दूसरा वर्ण ठा। तो ये याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो इनको रट लेना पूरा, कल से यही यूज होगा। मैं सीधा लिखूंगा टा वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या 5वां वर्ण आए तो ऐसा हो जाएगा। फिर मुझसे ये मत लिखवाना सर कि वो बताओ कौन कौन से हैं। मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। अब तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा वो आपको याद होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई कठिनाई है क्या? टा का तीसरा चौथा क्या है? टा, ठा, डा, ढा, डा, अणा। ये याद आपको कल करना है, मतलब आज ही करना है, कल याद होना चाहिए। अब अगले व्यंजन है वो है अंतस्थ। अंतस्थ मतलब है जो इनसे अलग है, लेकिन उनका उच्चारण अंत मतलब अंतस्थ मतलब अंदर से, जिनका उच्चारण कहां से होता है?
कौन कौन सी है? तो या, रा, ला, वा, इन चार को किस में रखा जाता है? अंतस्थ। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, ये चारों क्या हैं आपके? अंतस्थ। कौन कौन से हो गए? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये कौन से व्यंजन हो गए? अंतस्थ। अगला आपका व्यंजन होता है, उसको बोलते हैं ऊष्म। अगला प्रकार कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म मतलब क्या होता है बताओ? ऊष्म मतलब हीट। हीट सुना है आपने? हीट या ऊष्मा। ऊष्म मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या निकले? ऊष्मा निकले। क्या निकले? ऊष्मा मतलब आपके अंदर से हीट निकले थोड़ी सी उनके उच्चारण में। जैसे शा, शा, जो तीनों शा हैं, वो अंदर से जब आप उनका उच्चारण, अब आप ऐसा मत देखना आ रही है कि नहीं आ रही हीट, जल नहीं जाओगे, लेकिन हल्की सी हीट उनके उच्चारण में आएगी। ठीक है, उनको किस में रखा जाता है? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से आते हैं? तो वो तीनों शा और हा, ये चार क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये चार अंतस्थ, ये चार ऊष्म। बचा हुआ अंतिम जो संयुक्त स्वर भी था, उसी तरह संयुक्त क्या होते हैं? अब संयुक्त व्यंजन मतलब समझ ही रहे हो क्या होंगे? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे व्यंजन जो किन से मिलकर बने हैं? दो व्यंजन से। जैसे छत्रज्ञ, क्या? छत्रज्ञ, ऐसे लिखा था छत्रज्ञ। किससे मिलकर बना है? कोई भी मुझे बताए। एक त्रा और ज्ञा, और एक और आप जनरल सुनते होगे, ये भी मिलता है आपको, श्रा। तो ये एक व्यंजन नहीं है इसमें, इनमें क्या है? दो। जो छा होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है? याद रखना, का और षटकोण वाले सा का। जो छा होता है छत्रज्ञा वाला, वो किस किस से मिलकर बना है? का और सा। त्रा किस से मिलकर बना होगा? ता और रा। इसमें तो जनरल दिख रहा है। अगला ज्ञा, जा और झा। फिर तो सज्जा या सज्ज, क्या लिख रहा हूं, ये होता है जा और उआ। किससे होता है? जा और उआ। कौन सा वाला उआ? ये। जैसे आप कभी कभी जो पंडित लोग होते हैं, उनको अगर सुनोगे तो वो ज्ञानी नहीं बोलते, ज्ञानी व्यक्ति। सुना है कभी ऐसा? जैसे रामदेव बाबा को सुनना, वो ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी नहीं। क्या पढ़ते हैं उसको? जा का मिक्स होता है। तो ये ज्ञा किस किस से मिला कर बना है? जा और उआ। सरा किससे बना होगा? ये तो समझ में आ ही रहा है, सा प्लस रा। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त। ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। इतने में किसी को कोई समस्या नहीं है? क्या क्या होगा एक बार और समझ लो। स्वर मैंने बताया, स्वर कितने प्रकार के? तीन, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। वैसे व्यंजन कितने प्रकार के? कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श वो हैं जो जिनमें जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करे। पांच तरह के हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। का ऊपर से लेके नीचे तक वर्ग रख देना। दूसरे आपके ऊष्म, जिनके सॉरी ऊष्म नहीं, अंतस्थ, जो अंदर से निकले, या, रा, ला, वा। तीसरे आपके ऊष्म, जिनके उच्चारण में क्या निकले? ऊष्मा निकले। अगले आपके जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से हैं? छत्रज्ञ, श्रा। जो छा है वो आपका का और शा से मिलकर बना है। त्रा आपका ता और रा से। ज्ञानी आपकी जा और वहां से। और श्रा आपका सा और रा से। क्लियर है? ये आपका किसका हो गया? वर्ण का। अपन ने दो तरह के वर्ण समझ लिए। अब वर्णमाला मुझे आपको लिखवाना है क्या?
याद हो जाएगी नहीं होगी? आ से लेकर वहां तक पहुंच गए, ये व्यंजन आ गए, बचे हुए ये हो गए। वो याद नहीं करना, आपको याद क्या रखना है, आपको स्वर याद रखना कौन कौन से हैं, ह्रस्व कौन सा स्वर है, दीर्घ कौन सा है वो याद रख लेना, संयुक्त याद रख लेना कौन से हैं, और ये 5 वर्ग याद रख लेना। इनका ही यूज आपका आगे चल के होना है। क्लियर है? संधि में इनका यूज होगा। पढ़ेंगे अपन कल। कल संधि शुरू करेंगे, उससे पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूं, बेसिक है, उसको आज अपन को सीखना है। ठीक है? और उसको मैं बोलूं तो ये है, इसको अपन कहते हैं शब्द विच्छेद। क्या बोलते हैं इसको? ये शब्द विच्छेद सीख जाओगे तो आपको संधि समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? जैसे, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। इसको मैं बाद में लूंगा, कोई सरल नाम बताओ, सरल, जैसे सरल ही बहुत सरल शब्द है। सरल अपने आप में एक सरल शब्द है कि नहीं है? इस शब्द को अगर मैं आपसे कहूं कि तोड़ो, वर्णों में तोड़ो, सब लोग तोड़ो। अच्छा पहले बताओ, पहले आप लोग तोड़ो फिर मैं बताऊंगा। कॉपी खोल लो सब लोग। कैसे तोड़ कर लिखना है? तो सा प्लस रा प्लस ला, ऐसे तोड़ना है। किस तरह से टूटेगा? विच्छेद समझते हो? तोड़ना। तोड़ो सब लोग सरल को। हाँ बताएं। सा, हाँ हाँ, गुड, सही है। इतना भी सरल नहीं था, अपन ने क्लास ली थी पहले? नहीं ली हिंदी की? हाँ, हे, सही है। सही है। सा, लगाओ ना उसे। हम्म, गलत है, गलत है। नहीं, गलत है। हो गया? साराला। गलत है। गलत गलत भाई साहब, अपन ने ली थी ना पहले हिंदी क्लास। कल खड़ा कर दूंगा, कल नहीं बना तो मैं क्लास में। सही है, गुड। गलत है। देखो अब मैं दो चीजें फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले भी मैंने बताया। जैसे आ अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है ये स्वतंत्र है। लेकिन ये क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि स्वर है। अगर सा कहीं लिखा है तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन किसके सहयोग से लिखा होगा? स्वर। तो मतलब इसमें स्वर तो छिपा ही है। अब कौन सा स्वर छिपा है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर ये सी होता तो छोटा ई होता, अगर ये ऐसा होता सी तो ये बड़ा ई छुपा होता, अगर सू होता तो क्या छुपा होता? फिर आप लोग कहोगे सर सा में तो कुछ दिख ही नहीं रहा छुपा हुआ। जब कुछ ना दिखे और ऐसा लिखे तो उसका मतलब है आ। क्या छुपा है उसमें? छोटा आ छुपा है। छोटा आ मिला है तभी वो पूर्ण व्यंजन बना है, नहीं तो वो नहीं था, पूर्ण वर्ण नहीं था। अब अगर इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो है वो कैसा लिखा होगा? ये लिखा होगा सा। मैं बिल्कुल पूरा तोड़ना है। टूटा तो हमने सा को व्यंजन में बनाया। अब अगर इसको तोड़ा है मतलब इसमें क्या छुपा हुआ होगा? आ। तो ये किसकी कहानी हुई? सिर्फ अपन कहां तक आ गए? सा तक। अब पहुंचे किस पे? रा को लिखना है अगर स्वतंत्र तो कैसा लिखना होगा? हलंत के साथ। अगर हलंत लिखा है तो पीछे क्या जोड़ा होगा? फिर अपन कहां तक आ गए? रा तक। ला पे पहुंचे, ला को स्वतंत्र लिखोगे तो कैसा लिखोगे? और पीछे क्या जुड़ा होगा? आ। तो दिख रहा था सरल, लेकिन सरल नहीं था सरल। ये ऐसा आएगा। अब कुछ और देख लो। अब मैं तुम्हारे नाम पे आ जाता हूं, क्योंकि ये मुझे बिना मात्रा के लेना था इसलिए लिया। अब जैसे अपन ने लिखा क्या? अभिषेक। तोड़ो इसको। सही है। इधर।
सही है। सही है। इसमें हलंत लगा है, काम है, लगाओ। हो गया। भ ई से ई के, इनमें अपन हलंत कौन लगाएगा, भा में, सा में? हाँ, सही है। भाई साहब ये छोटी ही है कि बड़ी ही है, कौन सी दिख रही है? तो बड़ी ही क्यों आ रही है? अब कई लोगों का तो देखो कैसा आया है। पहले तो मैं सही बता देता हूँ। जैसे आ को कोई ऐसा तो नहीं लिख रहा कि आ में एक हलंत लगा के आ और जोड़ दें। आ अपने आप में क्या है, स्वतंत्र, तो आ ही होगा। फिर अपना अगला क्या है? अब कोई ने पहले ऐसे तो नहीं कर दिया कि सर छुट्टी पहले दिख रही है। छुट्टी पहले नहीं है, वो भा पर लगी है, तो पहले क्या आएगा? छोटा आ, भा। अब अपन को भा व्यंजन है तो कैसा लिखना पड़ेगा? उस पर मात्रा क्या चढ़ी है? अब छोटी ई चढ़ी है, कई लोग उसमें बड़ी ई लगा रहे हैं। मैडम, छोटी ई है, बड़ी मत करो उसे। फिर कहां तक पहुंचे अभी अपन? अब सा पे पहुंचो, तो सा भी व्यंजन है कि नहीं है? काय की मात्रा, किसकी मात्रा चढ़ी है? कोई किसी का ए ऐसे तो नहीं चढ़ रहा, वो अई होता है। प्लस कहां तक, यहां की कहानी खत्म, क्या आ गया? का में हलंत लगाओ, फिर क्या आएगा? इस तरह से टूटेगा। कोई समस्या इतने में नहीं है? ठीक है, आ जाओ। सेम है लगभग। सही है। हो गया। गलती ढूंढो, कहीं एक गलती है छोटी सी। सही है। हम्म, इस का पे और हलंत आएगा तुमको। हलंत इस का पे क्यों नहीं लगा रहा है? सही है। हो गया सबका, बनने लगा। और मुझे शब्द दो, अपन और तोड़ते हैं। थोड़े कठिन कठिन शब्द, कुछ भारी भरकम से। क्या? अनुच्छेद। तोड़ो, कौन कौन तोड़ सकता है इसको? अनुच्छेद का विच्छेद करो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। आ प्लस न प्लस उ चा। क्या? अच्छा, पूरा चा, ठीक है, हाँ। प्लस छा प्लस ए प्लस दा प्लस आ। आप एक बार इसे चेक कर लो।
प्लस चेक कर लो, मैंने ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही बोल रहे हो आप। आप मत, दूसरे नहीं बोलो, जिन्होंने बोला है सिर्फ वही बोले हैं अभी। सही लिखा है ये? चलो, और जो ऑनलाइन वाले हैं दूसरे बताएं, ये सही लिखा है क्या? ना में भी लगेगा, चा में भी लगेगा, और दा में भी लगेगा, और कहीं छा में भी लगेगा। हाँ, अब हुआ है सही। जिन्होंने पहले बताया तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे तोड़ना है। क्लियर है? आप लोगों को आया, नहीं समझ में आया? अब मैं इसको मिटा के डबल से तोड़ देता हूं, देखो। अनुच्छेद। अब आ है, आ तो स्वर है तो वैसे ही लिखाएगा। ना क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन हमेशा आप तो बस कैसे लिखो, हलंत के साथ लिखो, और उस पे कौन सी मात्रा चढ़ी है वो लिख दो। उसके बाद अगर कोई चढ़ी नहीं दिख रही तो आ लिख दो, और चढ़ी दिख रही है तो वो लिख दो जो चढ़ी है। अब इसमें कौन सी मात्रा चढ़ी है? ऊ की। अगला वर्ण क्या दिखा आपको? अब वहां दिख ही रहा है कि वो आधा ही चा है। जब आधा चा है तो उसमें कोई स्वर होगा क्या? नहीं होगा, तो आधा चा है। फिर उसके बाद क्या है? अब छा है, व्यंजन है, तो कैसा लिखना पड़ेगा? हलन के साथ। उसमें कौन सी मात्रा चढ़ी है? एक ही। फिर अगला क्या है? व्यंजन है तो हलंत लगाओ, और जब कुछ मात्रा नहीं लगी उसमें तो कौन सी लगी होगी? आ। तो पीछे क्या लिखना पड़ेगा? आ। इस तरह से होगा। क्लियर है? समझ में आया? और कोई वर्ण दो, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कोई, कोई भी अच्छा सा वर्ण। हम्म। प्रतीक्षणा, सुतीक्षणा, ये अपना ही नाम है क्या? ये मैं सही लिख रहा हूं कि पहले इसको पढ़ लो एक बार? ऐसे ही लिखाएगा क्या? ऐसे ही लिख तुम। सुतीक्ष्ण है फिर, अच्छा हाँ, ठीक है। तोड़ो। वो ऑनलाइन वाली है एक, उनके बेटे का नाम है ये, बेटे के नाम का संधि विच्छेद, शब्द विच्छेद चाहते हैं वो। करो। गलत है। गलत है। सही है। तीक्ष्ण सही है। सही है। तीक्ष्ण ऐसे भी कर सकते हो चाहो, लेकिन ये इसमें मत तोड़ो, सिर्फ छा में ही तोड़ो उसको अकेला। सही है। हम्म, तीक्ष्ण सही है अपना। ये काशा मत करो कुछ। हाँ, ठीक है। इधर एक बार और दिखाना। इधर सौता। फिर वही बात, ये छोटी ये बड़ी है, कौन सी है ये? तो फिर नाराज लड़ नहीं जाएगी वो, तुम छोटी बड़ी की जगह छोटी ही रख रहा है वहां पे। कैसे आएगा? देखो, सा व्यंजन है, क्या लगेगा? हलंत। उसके पीछे कौन सा वो मात्रा जुड़ी है? छोटा ऊ लिख दो। फिर अगले पे आ गए अपन, ता व्यंजन है, हलंत आ जाएगा। क्या मात्रा जुड़ी है उसमें? अब कई लोग इसको ये कर देते हैं, बड़ी को छोटी ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहा है भाई, वहां कौन सी लगी है? अगर सुतीक्ष्ण होता, छोटी ही लगती तो छोटी ही लिखते। दिख रही ना बड़ी ही है, तो बड़ी लिखो। फिर प्लस। ये क्या लिखा है? अब ये आधा लिखा है, पूरा लिखा है वहां?
आधा मतलब क्या होता है? अब इसके बाद छोटा आ आएगा क्या? जब आधा लिखा है मतलब उसमें कोई स्वर नहीं है, तो उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। तो क्या आ गया ये? फिर अगला क्या है? णा। व्यंजन है तो क्या आएगा? हो गया। इस तरह से इसका विच्छेद होगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? शब्द विच्छेद। और कोई शब्द देना चाहो? बाकी अपन आज इतना ही देखेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कल अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। किसी को प्रश्न हो कुछ वो मुझे बता दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ एक बार और उच्चारित कीजिए, क्या बोला है? सर्वेक्षण। कोई भी करके बताए इसका। हाँ और बताओ, कोई बोलो। प्रज्वलित। हाँ वो उसको का और सा में नहीं तोड़ना आपको अभी, उसको ऐसा ही रखना है। वो तो मैंने उच्चारण उधर बताया था कि वो मिक्स है, यहाँ उसको छा ही रखना है। अगर इस पे कंफ्यूज हो रहा हो कि का और सा में तोड़े तो उस पर परेशान मत होना अभी। प्रज्वलित, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। जैसे अपन उज्जवल लिखते हैं तो उज्जवल ऐसा लिखाता है। दोनों जा कैसे होते हैं? आधे। ये मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया भी था, वो मैंने ही गलत लिख दिया उसको। और क्लियर इनके हो जाएंगे? किसी से हो पाएगा? कैसा किया है पहले तो बताओ, मैं देख लेता हूँ। गलत। सर्वेक्षण। गुड। सही है। गुड। ऐसे किया है? नहीं, पहले पढ़ो, उसे पढ़ो। बोलना कैसे पढ़ रहा है? सर, सा, रा। आया कि नहीं आया? अब कई लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे जो वा के ऊपर रा दिख रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, बा के बाद में कर रहे हो, लेकिन उसको उच्चारित करो सर्वेक्षण। तो रा पहले आ रहा है कि बा पहले आ रहा है? तो पहले क्या आएगा? रा। कैसे आएगा ये? सा प्लस आ प्लस रा प्लस वा प्लस ए प्लस छा प्लस णा। गुड। क्या हो गया? छा प्लस आ प्लस णा प्लस आ। किसका हो गया? सर्वेक्षण। प्रज्वलित करेंगे तो पा प्लस रा प्लस आ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसको पूरा भी तो करना है। प्लस जा कैसा? जा कैसा अगला? अब आ आएगा कि नहीं आएगा बताओ? क्यों आ नहीं आएगा? क्योंकि दोनों जा कैसे थे? आधे थे। प्लस वा प्लस आ प्लस प्लस ई प्लस ता और प्लस आ। प्रज्वलित। हो गया? क्लियर है? गलत तो नहीं? ये ला ला और ला में आ और जोड़ देना, ठीक है, हो गया। ला और आ कर देना, वो तो हो जाता है बाय मिस्टेक। हाँ पूछे, ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे थे। हाँ दोनों शब्द देखो, स्वर हमेशा लास्ट में लगता है।
स्वर उसके शब्द के सबसे लास्ट में लगा रहेगा, जितने वर्ण हैं उसके बाद स्वर लिखाएगा। ठीक है, तो जैसे प्रा था ये, तो ये किस किस से मिलकर बना, पा प्लस रा, और सबसे लास्ट में क्या जुड़ेगा उसमें, स्वर। पहले व्यंजन लिखाएंगे उसके, और उसके बाद क्या लिखाएगा उसका स्वर, क्योंकि स्वर एक मात्रा होती है। जैसे मैं अगर ये लिख रहा हूं सी, तो मैं ई पहले नहीं लिख रहा इसमें, पहले क्या लिख, ऐसा लिखा क्या मैंने कहीं, नहीं लिखा ना, तोड़ कर पहले क्या लिखा, प्लस ई। तो स्वर हमेशा कहां आएगा उसके, स्वर एक मात्रा, मात्रा हमेशा पीछे आएगी, लास्ट में आएगी। ठीक है, जैसे प्रा, तो पा रा और फिर आ एक उस पर क्या लगी है, मात्रा लगी है, मात्रा कहां आएगी, पीछे। क्लियर है? और किसी को कुछ, आप अपने से दो चार शब्द मैं दे दूं क्या लिख के, तोड़ कर ले आना, कुछ पूछना है? हाँ हाँ, वो तीनों अपन पढ़ेंगे, आएंगी तीनों। वो ऐसी होती है, देखो, एक होता है आप ये, एक होता है ये, और एक होता है ये। आगे समझ में, यही तीनों पूछना चाह रहे हो? हाँ, एक, तो ये सीधी ये नहीं दिख रही, हाँ तो ये ग्रह में भी तो सीधी है, ये एक प्रज्वलित वाली समझ लो, एक ये और एक ये प्रज्वलित हो गया, ये पृथ्वी हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो है, पहले तो मैं इसका ही क्लियर कर देता हूं, ये ऋषि वाला लगा है। कौन सा वाला लगा है? और ये दोनों रा ही है, ये भी रा है और ये भी रा है, जबकि ये पृथ्वी में जो है ये क्या है, ऋषि। ठीक है, वो आएगा, अपन सब चीजें पढ़ेंगे। ये ग्रह अलग है, ये गृही अलग, ये इसे गृही पढ़ोगे, इसे ग्रह, जो आपके 8 9 ग्रह से होते हो वो ये है, ये गृही घर वाला है। ठीक है, ये घर है और ये ग्रह है, प्लेनेट, प्लेनेट ही बोलते हैं, प्लेनेट जो भी है। ठीक है, तो ये इसमें सीधा रहता है, इसमें ऐसा, वो आएंगे आपकी सब आगे। क्लियर है? इतना ही रहने दें आज। कल क्लास आपकी 10:15 से रहेगी, 10:15 से अपनी 12 तक क्लास रहा करेगी। ठीक है, जितना मैंने आज बताया उसको पूरा पढ़ के आ जाना, और कुछ शब्द आप अपने से भी तोड़ के जिनको नहीं बन रहे हैं वो कर लेना, ये दे देना। मैं पीडीएफ सर को भेज देता हूँ, वो ग्रुप में डाल देंगे, दे दो, पीछे होगा। ठीक, थैंक यू। और कोई प्रश्न हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं है? थैंक यू। हाँ हाँ, बोलिए। ग्रह का कैसे होगा बताओ, कौन से वाले ग्रह को करना है?